हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर देखिएगा आपको जो रैली भर्ती आने वाला है और जो नवंबर के फर्स्ट वीक में एयरमैन का एग्जाम होने वाला है XY के लिए, ठीक है, उन सब को देखते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। रेगुलर बेसिस पर आपकी वीडियोस आती हैं। तो रैली भर्ती वाले विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर हमारा पेपर जल्दी होगा, तो इसलिए आप हमें कुछ स्पेशल बताइएगा। तो देखिए यार, स्पेशल यही कर सकता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यार, उनको छांट करके मैं अलग से आपको PDF बना करके दे रहा हूँ। इसका मतलब ये सिलेक्टेड है, वरना मैं फ़ोटो खींच के भी आपको समझा सकता था सभी को कंबाइंड करके। लेकिन ये स्पेशल हैं, दोनों को ध्यान में रखते हुए, इसलिए रेगुलर वीडियो जो आ रही हैं उनको आप मत छोड़िएगा। अंडरस्टैंड? आपको पता है ना, पिछले 2-3 दिन से अगर आपने जो वीडियोस नहीं देखी हैं उनको आप रेगुलर देखिएगा। रोज़ाना आती है, डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, उसको आप इग्नोर मत करिएगा। इग्नोर मतलब समझो एग्ज़ाम फिर आपको इग्नोर कर देगा। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्या लगता है ये सेंटेंस जो है वो सही है या फिर गलत है? और इसमें बताना आपको कि इसमें कौन सा प्रेपोजिशन जो है वो फिल किया जाएगा। स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस तरह का अगर कोई भी सेंटेंस हो आपकी नज़र में, तो देखिएगा यहाँ पर आपको मैं बता दूं, प्रिपेयर के बाद प्रेपोजिशन जो लगती है फिक्स है, वो फॉर आता है। क्या आता है? प्रिपेयर्ड फॉर। क्या लगता है? प्रिपेयर्ड फॉर आता है। तो आप ये याद कर लीजिए, फिक्स प्रेपोजिशन का मैंने 3 पार्ट बताए थे। अगर विद्यार्थियों ने, जिन्होंने भी अगर वो 3 पार्ट देख लिए, तो मैं लिखित में देता हूं कि चाहे भर्ती हो, रैली वाली, चाहे कैसी भी हो, आपका प्रेपोजिशन का गलत नहीं हो सकता। अभी जस्ट मैंने 5-6 दिन पहले वो करवाए थे। अब मैं आपसे एक सिनोनियम पूछता हूं। सिनोनियम क्योंकि आपके पेपर में आता है, इसलिए आपके कहने के अनुसार ही मैं चल रहा हूं। देखो, शैम। शैम का मतलब क्या होता है? शैम का मतलब होता है एक तरह से फ्रॉड, एक तरह से फेक। अंडरस्टैंड? तो ये होता है शैम का मतलब। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा बताओ? फेक हो जाएगा। रियल माने क्या होता है? वास्तविक, जो असली है। और जेन्युइन का मतलब असली ही बोलते हैं उसे। ऑथेंटिकेट का भी मतलब वही प्रमाणित, जो एकदम सही हो, ऑथेंटिकेट है। अब आपको एक और सिनोनियम बताना है, जेलस। और जेलस का आपको सिनोनियम बताना है। बहुत अच्छा है, आपने, मुझे पता है आपने खूब याद कर रखे होंगे और करना भी चाहिए। जेलस का मतलब होता है एक तरह से एनवियस, एक तरह से ग्रीन आइड। अंडरस्टैंड? कौन, कोवेंटस, कोवेंटस भी बोलते हैं। एनवाइड, एनवाइड भी बोलते हैं जेलस को, मतलब जलनशील। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? मतलब इसका सिनोनियम हो जाएगा आपका एनवीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनवीड हो जाएगा। एक है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब होता है इच्छुक। हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब वही घृणा। एडमायर मतलब प्रशंसित। आगे देखिएगा, अब आपको एक और सिनोनियम बताना है। फ्यूटिलिटी, बहुत प्यारा वर्ड है। फ्यूटिलिटी है, पिछली बार NDA में आया था। ठीक है, तो ये मतलब वही गिने चुने। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्यूटिलिटी का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक, निरर्थकता, मतलब यूजलेसनेस, इनफेक्टिवनेस, पॉइंटलेसनेस, उसे बोलते हैं फ्यूटिलिटी। तो इसका मैं जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ? यूजलेसनेस। ठीक है, जो आपके काम में ना आए। एक है इनसिग्निफिकेंस, मतलब जो कम हो, उसे बोलते हैं कि ना इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा, दूसरा है इरेलीवेंस। इरेलीवेंस का मतलब जो प्रासंगिक न हो। अनइम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है? महत्व का न हो, जो महत्वहीन। आगे देखेगा, अब मैं आपसे कुछ ऑपोजिट पूछ लेता हूं, और ऑपोजिट बताना है। PDF में आपको दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है और इसका उल्टा क्या होगा? प्रूडेंट का जो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा फूलिश। ऐसा क्यों सर? देखिए, फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, और प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। प्रूडेंट का और सिनोनियम होते हैं, जैसे केयरफुल बोल सकते हैं, कॉशियस बोल सकते हैं, सेंसिबल बोल सकते हैं। राइट? एक है इसमें डंस, DUNC। डंस का मतलब होता है जड़ या फिर मूर्ख। एक है सिली। सिली का मतलब होता है अनाड़ी या फिर जिसको समझ ना हो। एक होता है केयरलेस, लापरवाह। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ आपको याद हो जाएंगी। आगे एक और आपको बताना है, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल, ये ऑपोजिट पूछा आपसे कि ट्रेडिशनल का उल्टा क्या होगा। अच्छा है, बताता हूँ। देखो, ट्रेडिशनल का उल्टा हो जाएगा अवेंट ग्रेड। अवेंट ग्रेड का मतलब होता है नवीन तरकीबों से कोई भी चीज़ जो आगे निकल जाती है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है सिर्फ जो होता है ना, रूढ़िवादी, उसे बोलते हैं, कस्टमरी बोलते हैं, यूजुअल, कन्वेंशनल, उसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल को। तो उल्टा अवांट ग्रेड हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो याद हो जाएगा। अब आपको ये वाला बताना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें गलत मत करना भाई। देखो, स्पेशल क्वेश्चंस को ऐड किया गया है
और इनसे बाहर कभी नहीं जाने वाला। भरोसा किया है तो भरोसा ही करना, आपको एक्स्ट्रा मत सोचना। जैसे मैं आपको ले जाऊं जिस रास्ते पर, जिस तरह के क्वेश्चंस को बोलूं, इन तरह को पढ़ लो आप, तो वो पढ़ लेना। ये भरोसा है। आपके जो एयरमैन भाई हैं उनसे जब पूछेंगे तो आपका जो भरोसा है वो और पक्का हो जाएगा। आपको बताना है अ वाइल्ड गूज चेज, इसका आपको मतलब बताना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस है। अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है यूजलेस सर्च, मतलब व्यर्थ का कोई प्रयास हो रहा है, व्यर्थ की कोई खोजबीन हो रही है, उसे बोलते हैं अ वाइल्ड गूज चेज। दे आर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस बिकम अ वाइल्ड गूज चेज। अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या हो जाएगा? व्यर्थ की छानबीन करना। तो यूजलेस सर्च यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने मतलब दे रखा है, तो यूजलेस सर्च हो जाएगा। आगे मैं आपसे एक और ईडियम्स पूछता हूँ कि द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन अराउंड द क्लॉक। तो अराउंड द क्लॉक क्या होता है? जल्दी से बताओ। वाह, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही कमेंट किया। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है डे एंड नाइट, 24 घंटे पूरा। ये घड़ी है क्या? ये पूरा घड़ी और ये 24 घंटे, ये अराउंड द क्लॉक हो गया, मतलब 24 आवर की बात कर रहा है, मतलब दिन और रात की बात कर रहा है। अब मैं आपसे एक चीज़ छोटी सी पूछ लेता हूँ कि 24 घंटे के अंदर, घड़ी के अंदर जो समकोण होता है, ट्राइंगल जो होता है, वो कितनी बार बनता है? 24 आवर के अंदर, घड़ी के अंदर जो ट्राइंगल होता है वो कितनी बार बनता है? यानी कि एक तो मिनट वाली सुई होती है और एक आवर वाली सुई होती है। आपसे मैं एक और सवाल पूछता हूँ, बहुत छोटा सा, मुझे पूर्ण भरोसा आप जवाब दे पाएंगे। घड़ी का ही मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर आपसे कोई भी टाइम दिया, जैसे सपोज करो 7:24 का टाइम दे रखा है, और मैंने इससे पूछा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो वो आप कमेंट करके बताइएगा। दर्पण वाला, मिरर इमेज वाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8:20 का वाटर इमेज क्या होगा, तो वाटर इमेज कैसे निकालते हैं, वो आप इन दोनों तीनों क्वेश्चंस के आप मुझे जवाब दीजिएगा। खैर, अराउंड द क्लॉक का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, आगे बताना है कि थ्रू द रिपोर्टर्स एफर्ट मैनी अननोन फैक्ट हैव कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब होता है लाइट में आना, मतलब उजागर होना, रिवील होना। तो ये रिवील वाला एकदम सही हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आगे, आई डू नॉट सी ईव टू आई विद यू इन दिस मैटर। तो सी ईव टू आई विद का मतलब क्या होता है कि एक तरह से एक ही विचार का होना, सिमिलर थॉट होना, टू हैव द सेम ओपिनियन। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू हैव द सेम ओपिनियन। आगे आपको एक और बताना है कि शी डज नॉट टेल लाइज, डज नॉट सी। क्या ये सही? मैंने हमेशा आपसे बोला क्वेश्चन टैग आने पर डायरेक्टली आप लास्ट वाले को ही गलत करेंगे, तो ये लास्ट वाला ही गलत है, तो लास्ट वाला गलत है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा बताओ? इस जगह पर आपको क्या करना है, जल्दी बताओ। इस जगह पर करना है आपको, क्योंकि नेगेटिव है मतलब ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव देखो ये दोनों ही नेगेटिव दे रखे, इसका मतलब आपका बी वाला एकदम सही हो जाएगा। एक और चेक कर लो, शी के साथ डज ही तो आता है। आगे देखिएगा, हैव यू एवर बीन इन न्यूयॉर्क। क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क जो है वो किस महाद्वीप के अंदर आता है? एक और बात, न्यूयॉर्क के अंदर ऐसा मुझे एक कोई भी ऐसी चीज़ बताई जिसके लिए न्यूयॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तीसरा सवाल पूछ लेता हूँ, यूएनओ जो है ना भाई, संयुक्त राष्ट्र, वो जो है वो किस नदी के किनारे पर यूएनओ का मुख्यालय है? ये आप मुझे तीनों चारों सवालों के जवाब दीजिएगा, अच्छा लगेगा। एक और सवाल पूछ लेता हूं कि अमेरिका का वो कौन सा राज्य है जो एक दूसरे का सीमा रेखा नहीं बनाता है, मतलब एक तरह से अलग ही पड़ा हुआ है। एक और सवाल, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? चारों पांचों को आप मुझे बताइएगा। तो हैव यू एवर बीन इन न्यूयॉर्क का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइएगा। इसका मतलब इनकी जगह पर क्या आ सकता है? देखिए, इनकी जगह पर पहली बात तो टू आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? टू आएगा, क्योंकि जाने की बात क्या, हैव यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क, क्या आप कभी न्यूयॉर्क गए हुए हैं? ये टू की बात कर रहा है। देखो एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, बताना है कभी भी हैज, हैव, हैड, बीन, यदि इसके साथ कोई स्थान आ रहा है तो याद रखना उस प्लेस से पहले आपको टू लगा देना है। ये चीज़ आप याद रखना। कब? कभी भी हैज, हैव, हैड, इनके बाद अगर बीन आ रहा है और यहाँ पर अगर कोई प्लेस आ रहा है तो याद रखना इस जगह पर आपको टू लगा देना है। हैव यू एवर बीन टू वाराणसी, इस तरह से याद हो जाएगा। एक और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि शॉर्ट स्पीच और पोएम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और बुक। अब ये क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब एक तरह से एपीलॉग बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं?
एपीलॉग बोलते हैं, जो शॉर्ट स्पीच होता है पोएम वगैरह उसके एंड में जो होता है वो एपीगॉफ होता है, ठीक है। एपीलॉग होता है मतलब शॉर्ट स्पीच और पोएम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और अ बुक। एक है एपीग्राम। एपीग्राम का मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब कोई भी चुटकुला टाइप बोलते हैं उसे, वो एपीग्राम होता है, ठीक है। एक है एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है जैसे आपने देखा ना टॉम वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन होता है, मतलब जैसे कोई समाधि स्थल और बगल में है ना पत्थर, उस पर नाम पता लिखा रहता है। एक है एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है मतलब वही एक तरह से खाने पीने वाला चटोर आदमी ऑफर हो जाएगा। आगे देखिएगा, लैक ऑफ फीलिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लैक ऑफ फीलिंग का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर फीलिंग की कमी हो उसे क्या बोलते हैं, उसे अपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अपैथी, उसके अंदर सिंपथी ना हो। और सिंपथी का मतलब क्या होता है, संवेदना, शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अदर, स्पेशली फीलिंग ऑफ सॉरो एंड एंग्वियस, उसे बोलते हैं सिंपथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, वही सहानुभूति एक टाइप की। पिटी का मतलब क्या होता है, दया या फिर रहम कर देना। अ फीलिंग ऑफ अ सिंपैथी और सोरो फॉर द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स, वो होता है पिटी। आगे पूछ लेता हूं मैं आपसे, और ये आपको बताना है इनमें से सही स्पेलिंग कौन सी, ये मैं आपसे पूछ लेता हूं कमेंट में, तो जल्दी से बताइएगा इनमें सही स्पेलिंग कौन सी है। आपको कुछ मैं एरर पूछ लेता हूं और ऐसा आपको बताना है कि एरर क्या हो जाएगा। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हेयर द अर्थक्वेक बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। क्या आप जानते हैं कि अर्थक्वेक को किस के द्वारा मापा जाता है। अर्थक्वेक जो आता है वो, अर्थक्वेक का समुद्र से क्या संबंध होता है, समुद्र के अंदर जो दबाव होता है उससे अर्थक्वेक का क्या कोई रिलेशन होता है, ये आप मुझे बताइएगा। एक और चीज़ मैं पूछ लेता हूँ कि जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पर साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, लेकिन अगर चक्रवात को फिर ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्र में अगर आता है तो उसे क्या बोलते हैं। क्या आपको ये पता है कि उत्तरी अमेरिका में जो अभी अभी जो आया था उसका नाम क्या है। एक और शब्द जैसे हमारे यहाँ चक्रवात बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, वैसे ही अमेरिका के तट पर अगर कोई चक्रवात आता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो 46 वाले में क्या हो जाएगा, जीके भी आपको पढ़, देखो अच्छा लगता है ना, अब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर याद रखना हियर्ड के बाद ना यहाँ पर अबाउट का यूज़ होगा, ठीक है, या फिर मैं बात करता हूँ फेल्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हियर अबाउट का मतलब होता है किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना, राइट। तो यहाँ पर अबाउट वाला जो है वो एकदम सही हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो बी वाले पार्ट में थोड़ा सा एरर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। अंडरस्टैंड, ऐसे घूमता है मानो कि जो धरती है ना भाई वो उससे संबंध रखती है। एक छोटा सा प्यारा सा मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि जो अर्थ है, हमारी जो धरती होती है, जो पृथ्वी होती है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है। ये दो क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए यहाँ पर कोई भी गलती जो है वो नज़र नहीं आ रही है। आगे देखिएगा कि द यूनाइटेड नेशंस इंक्वायर्ड फॉर सीज फायर। तो अब मुझे बताइएगा इसमें क्या एरर है। देखिए इंक्वायरी के बाद इनटू आता है, बताया था ना, इंक्वायरी के बाद इनटू आता है। अगर कभी आप पूछताछ के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो इंक्वायर इनटू आता है, मतलब टू सीक टू लर्न बाई आस्किंग, तो होता है इंक्वायर इनटू। तो इंक्वायर के बाद इनटू आना चाहिए, ना कि फॉर। तो बी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे घाना, नाइजीरिया एंड जाम्बिया ईच है पार्ट्स ऑफ टू प्ले टू द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। जल्दी से बताइए क्या इसमें कुछ गलती है क्या। इसमें भाई कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, घाना की कैपिटल, नाइजीरिया की करेंसी बताइएगा और जाम्बिया की करेंसी बताइएगा। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज इन नाइजीरिया, जब मैं नाइजीरिया में था तो पहली बार मैंने देखा था कि मतलब 10-10 हज़ार के यार एक ही नोट होता है नाइजीरिया के अंदर। आपको पता है जो नाइजीरिया है उसके अंदर से एक बीच में से एक रिवर निकली है, उस रिवर का नाम क्या है। उसमें काफ़ी पायरेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खूंखार जो है वो समुद्री लुटेरे होते हैं। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि अभी अभी जो अफ्रीका की जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका संबंध वाटर से यानी कि समुद्र से लगता है, तो वो उन्होंने पायरेट्स को रोकने के लिए यानी कि समुद्री लुटेरों पर कंट्रोल करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है, कौन सा कैंपेन चलाया है, जिसमें कि हमारा भारत ऑब्जर्वर की तरह भूमिका निभा रहा है। उसमें उसकी जो कमेटी है उसमें हमारा इंडिया नहीं है, क्योंकि अफ्रीका के जो भी समुद्र से लगा हुआ है वो सब वहीं के देश हैं, क्योंकि इंडिया जो अफ्रीका से कोई संबंध नहीं रखता है, इसलिए मात्र ऑब्जर्वर की तरह कार्य करता है।
चलेगा। आगे देखिएगा, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपीज नोट विल नॉट बाय यू इवन एन ऑर्डिनरी मील। देखो बहुत सिंपल सा यार, यहाँ पर लिखा ना अ 10 रुपी नोट, ये थोड़ा गलत है। देखिएगा पहले याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कई बार बता दिया है। हमेशा आप याद रखें, जब भी कभी टेंट कुछ भी हो, इसके बाद जो नाउन होता है ना उसमें हाइफन लगा होता है। दूसरी बात, ये हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर रुपी आएगा। आगे देखिएगा, ये इसकी आंसर रखिए जो मैं आपको बहुत जल्दी क्या कर दूंगा, आपको बता दूंगा। ये मोटरसाइकिल से एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आया कि जो गाड़ियों में लगा हुआ जो शीशा होता है, राइट, मिरर जो होता है, उसमें कौन सा दर्पण इस्तेमाल में लिया जाता है? आपने देखा है जो उसमें आप चेहरा वेरा देख लेते हैं, पीछे गाड़ियों को देखते हैं, तो वो उसमें कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है। चलेगा दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए, और जीके के जो भी प्रश्न मैंने पूछे उन सब के आप जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।